अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मॉडल पेपर में से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ रेन ड्रॉप्स हैव स्फेरिकल शेप बिकॉज अ स्फेयर हैज़ द लीस्ट। देखें, जो स्फेयर होता है उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं वो सरफेस टेंशन की वजह से क्या करते हैं, अपना सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम करते हैं, तो उनकी जो शेप है वो स्फेरिकल हो जाती है। अब आते हैं द क्वांटिटीज़ रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन को इस्तेमाल करके जब आप क्वांटिटीज़ को रिलेट करते हैं तो उसको आप बेटा बोलते हैं स्टिशियोमेट्री। अच्छा, 870.0 हैव जनाब 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये बात जानते हैं कि फाइनल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट होते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। यहाँ पर ज़रा ध्यान कीजिएगा बेटा, आपके पास जो बात की जा रही है वो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स की जा रही है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की नहीं की जा रही। तो जब नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स की बात होगी बेटा तो उसका आंसर होगा n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर। और जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी तो उसका आंसर होगा बेटा 2n स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स की बात होगी तो आंसर होगा n स्क्वायर, और जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी तो आंसर होगा 2n स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व करके रखा है, आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। लाइक देखें, शेल नंबर वन है, ठीक है। तो n स्क्वायर के मुताबिक जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, दैट इज़ s ऑर्बिटल। उसके बाद देखें शेल नंबर 2, और इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो आंसर आएगा आपके पास 4, और 4 का मतलब है कि इसके अंदर 4 ऑर्बिटल होंगे, और वो कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं। शेल नंबर 2 के अंदर एक s होता है, और p जो है आप जानते हैं वो डिजनरेट होता है px, py और pz में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखें सल्फ़र आपको गिवन है आयनिक फॉर्म में, और एटॉमिक नंबर बेटा 16 होता है। -2 ये शो कर रहा है कि सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं। तो नॉर्मली सल्फ़र के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 16 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद गेन कर लिए तो मतलब 18 हो गए। अब यहाँ पर देखिए सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो गए, 18 हो गए। अब बात करते हैं जनाब कि ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। राइट आंसर होगा बेटा पोटेशियम। 19 इसका एटॉमिक नंबर, 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लॉस किया हुआ है तो 18 हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑप्शन इज़ K+1। द मोस्ट ऑफ द रेडिएशन कमिंग आउट फ्रॉम द पिच ब्लेंड, जनाब ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये आपके पास बुक में चैप्टर के अंदर मौजूद है। द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथीन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, देखिए भाई इथीन मॉलिक्यूल क्या होता है, इथीन मॉलिक्यूल ये होता है, कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड होते हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर है इथीन का, ठीक है बेटे। तो अब यहाँ पर देखें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। सो सिंपल, देखें 4 सिग्मा बॉन्ड आपको हाइड्रोजन के नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 4 ये हो गए। और सेंटर में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, इनके अंदर एक बॉन्ड जो है सिग्मा होता है और बाकी पाई होते हैं, मतलब इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है। तो इस तरह से टोटल बेटा 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक आपके पास पाई बॉन्ड हो गया। तो राइट आंसर होगा 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा C2H2 का, सही है। अगर ये आप देखना चाहते हैं तो मैं बना के दिखाता हूँ। कार्बन से कार्बन की ट्रिपल बॉन्डिंग होती है बेटा, और उसके साथ इस तरह से 2 हाइड्रोजन क्या है बेटा, बॉन्डेड है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, आप देखिए ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एंगल कितना होगा बेटा, 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है जी। चलिए जी, अब बात करते हैं आगे। आइस फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी, किसी भी चीज़ की डेंसिटी अगर पानी से कम हो तो वो चीज़ पानी पर फ्लोट करना शुरू कर देती है। तो जनाब आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, दैट्स वाई आइस फ्लोट करती है वाटर पे। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम व्हेन इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज इज़ इक्वल टू, जनाब जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो आप देखिए जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इसे कहते हैं आइसोकोरिक सिस्टम, ठीक है। तो जनाब फार्मूला होता है Q = ΔE + P ΔV, ये आपका फार्मूला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का।
और अगर डेल्टा वी ज़ीरो हो जाए, डेल्टा वी ज़ीरो क्यों होगा? जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आएगा तो डेल्टा वी ज़ीरो होगा। और जब डेल्टा वी बेटा आप पुट करेंगे तो ये वाली टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी और आंसर बचेगा डेल्टा ई, दैट इज़ इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाएगी वो हीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, तो डेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती तो वो इंटेंसिव है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हैज़ द डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन होती है, ठीक है, यानी पीवी की जो डायमेंशन होगी वो एनर्जी की डायमेंशन के सेम होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पी का मतलब है प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, तो आपने पी की जगह पुट कर दिया एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई बी। अच्छा जी, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो एम एल टी माइनस टू होती है, ठीक है, एम एल टी इन्वर्स स्क्वायर। तो उसके नीचे एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर आ गई मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब आ गई, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बच के आता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। अब आ जाए आप एनर्जी पे। एनर्जी का जो फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो आपने पुट कर दिया। मास की डायमेंशन m आ गई, डिस्टेंस की डायमेंशन l आ गई, टी की टाइम की डायमेंशन t आ गई और इसका स्क्वायर, तो ये अगेन यही बन गया एम एल स्क्वायर टी इन्वर्स स्क्वायर। तो देखें दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। तो इसके बाद देखें फॉर रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए के सी और के बी में क्या रिलेशन होगा? बहुत सिंपल सी बात है। देखें आप मोल्स काउंट कीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। रिएक्टेंट साइड के मोल कितने बेटे? रिएक्टेंट साइड के मोल 2 हैं, प्रोडक्ट साइड के मोल कितने हैं? 3 + 1 4 है, ठीक है। तो अब ज़रा इसको देखिएगा, अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होते हैं बेटा रिएक्टेंट से तो के पी बड़ा होता है, के सी छोटा होता है। देखें प्रोडक्ट के मोल आपके ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट के मोल कम है, इसका मतलब के पी इज़ ग्रेटर देन के सी, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। बाकी अगर प्रोडक्ट के मोल कम होते बेटा, रिएक्टेंट के ज़्यादा होते तो उल्टा हो जाता, के सी बड़ा होता, के पी छोटा होता। और अगर दोनों के मोल बराबर हों तो के पी और के सी भी बराबर हो जाते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं जनाब। गिवन इक्विलिब्रियम या आपको गिवन है डेल्टा इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कंसनट्रेशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा Cl2 बने, अगर आप चाहते हैं ज़्यादा Cl2 बने बेटा, तो इसका मतलब आपको फॉरवर्ड रिएक्शन को फास्ट करना पड़ेगा बेटे। इसका आंसर होगा एडिंग PCl5। जब आप PCl5 यानी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को बढ़ाएंगे तो उससे फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और जब फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है Cl2 भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे बेटे, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर वाला ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं रिएक्शन एंडो है और टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन स्लो हो जाएगा। PCl3 ऐड करोगे बेटे तो अगेन बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, फॉरवर्ड फास्ट नहीं होगा। और अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उससे ही बेटा ये होगा कि क्योंकि प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं तो बैकवर्ड चले जाएगा रिएक्शन, ठीक है। ये डिटेल यहाँ पर मैंने इस तरह से ऐड की हुई है। ओके जी, अब आ जाते हैं जनाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज़ बेसिक? इनमें से कौन सा सॉल्यूशन बेसिक होगा बेटे? देखें सबके आप केमिकल रिएक्शन करवा के देख लीजिए। वाटर से पहले वाले को देखिए, आपने रिएक्शन करवाया NH4Cl को वाटर के साथ, NH4OH बनता है, HCl बनता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH वीक बेस है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा, बेसिक नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं NaCl की तो दोनों स्ट्रॉन्ग बनते हैं, एसिड भी और बेस भी, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। KCl के लिए सेम केस होगा। और अगर हम बात करते हैं बेटा सोडियम कार्बोनेट की तो उससे वीक एसिड बन रहा है और स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये सॉल्यूशन क्या होगा बेटे? बेसिक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला होगा। दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट आइन, डाइक्रोमेट आइन। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये डाइक्रोमेट का आइन आपको गिवन है, इसमें आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। सिंपली आप एक्स उसको सब कंसिडर कर लें कि उसके बाद देखें आपको पता है जो सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर्स का वो बराबर होता है टोटल चार्ज के इक्वल। टोटल चार्ज हमारे पास बेटे -2 है और आपने इसको x, क्रोमियम को x लिया हुआ है और क्रोमियम है कितने? 2 हैं, तो आपने इसको 2x लिखा, प्लस ऑक्सीजन 7 है तो आपने उसको 7 लिखा और -2 उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो पुट कर दी। बेटे आपने इसको सॉल्व किया, -14 आ गया और इस -14 को आपने वहाँ शिफ्ट किया तो ये +14 हो गया और इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 12 एंड देन x की वैल्यू +6 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं उनको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है।
बेटा अगर रिएक्शन रेट जो है वो किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा तो बेटा उस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अ कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटे कैटलिस्ट क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करता है, इस तरह से वो इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इसका आंसर होगा इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स, ठीक है। ये बेटा आप ये बात जानते हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 केमिकल काइनेटिक्स, और उसके अंदर हम सारी डिटेल जो है वो पढ़ते हैं अबाउट द रिएक्शन रेट, ओके। सो पेनिट्रेशन पावर बीटा पार्टिकल्स की अल्फ़ा पार्टिकल्स के मुकाबले में बेटा ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है बेटे? 100 टाइम्स होती है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर बीटा पार्टिकल की 100 टाइम्स ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल। इसकी डिटेल बेटे आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगी। अ गैस एट 0 केल्विन हैज़ 0 वॉल्यूम। बेटे आप चार्ल्स लॉ को ज़रा देखें, उसमें एक ग्राफ आपको बताया गया था, उसके अंदर आपको ये सिखाया गया था कि जो केल्विन स्केल है वो स्टार्ट होता है बेटे -273.16 डिग्री सेल्सियस, एंड उस पर जो गैस का वॉल्यूम होता है वो 0 कंसिडर किया जाता है। तो गैस है 0 वॉल्यूम एट 0 केल्विन, ठीक है। ओके, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ विटामिन सी इज़ दिस। एम्पेरिकल फार्मूला बेटा सिंपली आप क्या करते हो, सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेते हो। देखें इसमें रेशो कितना है, 6, 8, 6, सबको आपने डिवाइड बाई 2 किया बेटे, तो आ गया 3, 4, 3, ठीक है। तो इससे एम्पेरिकल फार्मूला बन गया C3H4O3, ठीक है। सो ये इसका आंसर होगा। E + PV बेटा इसको इंथैल्पी कहा जाता है, चैप्टर नंबर 5। द क्वांटम नंबर्स वैल्यूज़ फॉर 3p ऑर्बिटल्स आर। बेटा क्वांटम नंबर यहाँ पर हमें 2 रिप्रेजेंट किए गए हैं, एक n और एक l। तो बेटे n क्या होता है बच्चे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को, मतलब जो नंबर साथ में लिखा हुआ होता है। आप देखें 3p के अंदर क्या लिखा बेटे? 3 लिखा हुआ है, तो 3 हो गई बेटे n की वैल्यू, ठीक है। तो n = 3 हो गया। अच्छा जी, इसके बाद बेटे हम बात करेंगे किसकी? L की। तो बेटा L क्या होता है? L होता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर, सही है। और एज़िमुथल क्वांटम नंबर बेटा S के लिए होता है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3। तो देखें आपके पास 3p है, तो P के लिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर बेटा होगा कितना? 1 होगा, ठीक है। तो आपने लिख दिया n = 3 एंड L = 1। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को आप डीजेनरेट कहते हैं। जैसे P हमारे पास सबशेल होता है, उसके ऑर्बिटल्स Px, Py, Pz, ये हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, ठीक है बेटा। अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए या एक से ज़्यादा स्टेप में हो जाए, ठीक है, जो नेट एंथैल्पी चेंज होता है वो सेम रहता है। चैप्टर नंबर 5 में ये लॉ था बेटा, हेसेस लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन की और एक ऐसे एलिमेंट की, एक ऐसे एटम की जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो बेटे इसका मतलब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के साथ हो रही होगी तो बेटा वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो मीथेन जो है बेटा इसमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कार्बन से हो रही है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो राइट आंसर है मीथेन, ओके। इसके बाद बेटे नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव एस्टैब्लिश, ठीक है। जब बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है तो जनाब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शन का मतलब बेटा क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। बेटा लीनियर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि उनका एंगल कितना होता है बेटे? 180। ये आप देखें, ये हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर देखें एंगल कितना होगा बेटे? 180 डिग्री होगा। दैट्स वाई द लार्जेस्ट एंगल इज BeCl2। द वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट। बेटे SI यूनिट में वैल्यू 8.314 होती है, ठीक है। और यूनिट का ध्यान रखिएगा बेटे, नीचे आता है केल्विन। देखें 2 ऑप्शन है यहाँ पर, एक ऑप्शन बेटा ये वाला है, एक ऑप्शन बेटा ये वाला गिवन है, ये वाला गिवन है। फ़र्क क्या है? इसमें केल्विन है और इसमें डिग्री सेल्सियस है, तो बेटा केल्विन वाला राइट आंसर होता है, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। और न्यूटन मीटर की जगह बेटा अगर जूल भी आ जाए तो भी जो है बात वही होगी, तो जूल लिखा हुआ आ सकता है, तो न्यूटन इंटू मीटर जूल के बराबर होता है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय, किसने चैलेंज किया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल को बेटा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
इसके बाद जनाब ई अपॉन एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा इसके लिए आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटे 1.602 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंशियल -31 ग्राम। ठीक है, ई अपॉन एम आपने क्या निकालना है, मतलब चार्ज को ऊपर रखना है और मास को नीचे रखना है, दोनों को डिवाइड किया तो बेटे वैल्यू आती है 1.758 एक्सपोनेंशियल 8 कूलम पर ग्राम। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड, इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। द रेट ऑफ रिएक्शन बेटे में डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है, ये बात चैप्टर नंबर 8 में भी आपने पढ़ी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों के दोनों कहलाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो में डिक्रीज और इंक्रीज वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट होगा। फॉर गैसियस सिस्टम द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc आर सेम। ठीक है, कब होंगे सेम, पीछे बता दिया था बेटे आपको कि जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होते हैं तो Kp और Kc भी क्या होते हैं बेटे बराबर होते हैं। ये पीछे भी हमने भी देख लिया था, तो इसका राइट आंसर होगा दोनों के मोल क्या हो जाए इक्वल। हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर बेटे डेल्टा H होती है जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ 2 पाई बॉन्ड्स, बेटे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन आप जानते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। हर नाइट्रोजन एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उनको 3 इलेक्ट्रॉन गाइड होते हैं अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, तो बेटे वो बनाते हैं 3 बॉन्ड्स। ठीक है, जब वो 3 बॉन्ड्स बनाते हैं तो आपको बताया गया था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा होता है, बाकी पाई होते हैं, मतलब यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 बेटे यहाँ पर पाई बॉन्ड हैं, तो N2 इज़ द राइट आंसर। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, बेटा ये कहलाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अल्फा रेज आर बेटा हीलियम न्यूक्लियाई, ये तो आपको पता है हीलियम न्यूक्लियाई, ये इसका आंसर है। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, कितना भी लिक्विड का अमाउंट हो सरफेस टेंशन सेम रहती है। टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू क्लिंग टुगेदर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है बेटा उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड कोहिजन। ठीक है, और एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के साथ या फिर एक लिक्विड की कंटेनर के साथ जो एक अट्रैक्शन होती है उसे बेटा एडहेजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा कोहिजन। नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज वेव नंबर, बेटा उसको वेव नंबर कहा जाता है। चैप्टर नंबर 3 में आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।